जय हिंद दोस्तों। आज चलिए देखते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 1। तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि रिसोर्स क्या हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स कितने टाइप पे हुए हैं। तो उसमें हम लोगों ने कवर किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स 2 टाइप पे हुए हैं। पहला है ओरिजिन, फिर दूसरा है स्टेटस ऑफ दूसरा है हमारा यूटिलिटी ऑफ रिसोर्स, फिर तीसरा क्या है कि ऑन द ओनरशिप, एंड द फोर्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। सो नाउ we will see the resource planning. So first we will read this. The judicious utilization of resource is planning of resource. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सबसे अगर कठिन काम है तो रिसोर्स को प्लान करना। In the present time, the judicious utilization of resource is a challenge before us. ये हमारे जो मतलब कि ये जो प्रेजेंट टाइम है इसमें रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन है वो हमारे सामने चैलेंज की तरह है। सो फॉर द जुडिशियस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स प्रिपरेशन ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड पॉलिसी इज द फर्स्ट पैटरेटरी ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग। एंड द सेकेंड वन इज रिसोर्स इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। तो हम लोग जानते हैं कि रिसोर्स एसेंशियल है कोई भी कंट्री को डेवलप करने के लिए। फॉर द कंट्री लाइक इंडिया इट इज़ अनअवॉइडेबल बिकॉज हेयर along with diversity in the availability of the resource there is concentration of high density of population. तो अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें तो यहाँ पे डाइवर्सिटी है रिसोर्सेस का, और यहाँ पे पॉपुलेशन चूँकि बहुत बढ़ रहा है। तो फिर आगे देखते हैं, हेयर देयर इज नंबर ऑफ रीजन विच आर सेल्फ सफिशियंट इन रिसोर्स एंड देयर आर ऑल्सो रीजन्स विच हैव अ डिवाइन रिसोर्स। अगर हम भारत की ही बात करें तो इसमें बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा हैं, मगर बहुत से ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे रिसोर्स बहुत कम है। तो बस अब आगे देखते हैं। ऑल्सो देयर आर फ्यू रीजन्स वेयर अबंडेंट रिसोर्स ऑफ सिग्नल रिसोर्स कैन बी फाउंड बट दे आर पुअर इन अदर रिसोर्स। अब यहाँ पे भारत में बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे एक ही मात्रा में कोई भी रिसोर्स पाया जाता है। मतलब कि अगर हम बात कर ले झारखंड की, तो झारखंड में अगर कोयल पाया जा रहा है तो वहाँ पे दूसरा कोई भी मिनरल नहीं है, सिर्फ कोयल है और दूसरा कोई मिनरल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल झारखंड, मध्य प्रदेश एंड चंडीगढ़ एटसेट्रा आर सच ए स्टेट विच हैव अबंडेंट रिसोर्स ऑफ मिनरल्स एंड कोयल। तो ये सब के पास मिनरल और कोयल हैं, ठीक है। सिमिलरली बिहार इज ऑल्सो रिच इन मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन एंड पाइरेट। अब ठीक इसी तरह बिहार के भी पास लाइमस्टोन है और पाइट्रेट है। इन अरुणाचल प्रदेश वाटर रिसोर्स आर abundantly available but due to some unknown reason they have not been able to develop. अब आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो वाटर रिसोर्स वहाँ पे अवेलेबल है, मगर वहाँ पे कुछ और कारण है जिससे ये आज तक डेवलप नहीं हो पाया। अब हम लोग देखते हैं राजस्थान में। तो इन राजस्थान along with solar energy there is abundance of wind energy but it is a deficient state from the point of view of water resource. अब राजस्थान में सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है और विंड एनर्जी भी बहुत ज़्यादा, मगर यहाँ पे जो वाटर रिसोर्स है यहाँ पे उसका कमी हो जा रहा है। अब फिर देख लेते हैं कि भारत में एक जगह है जिसका नाम है लद्दाख, विच लाइज आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री एज कोल्ड डिजर्ट बट इट हैज़ अ रिच कल्चरल हेरिटेज। Here there is a acute scarcity of water, vital minerals and basic infrastructure of other needs. Thus, on the nation, state and local levels for the management and balance of resource, the planning of resource is mandatory. अब हम लोग यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल देखें और इसमें क्या हम लोग को लग रहा है कि जो रिसोर्स का जो प्लानिंग है ये होना ही चाहिए, आवश्यक है। तो देखिए, द प्लानिंग ऑफ रिसोर्स इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो रिसोर्स प्लानिंग है ये बहुत जटिल प्रोसेस है, प्रक्रिया है। फॉर द एसेंशियल एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड
दिस एक्टिविटी एक्ट एज ए स्टेप्स फॉर द रिसोर्स प्लानिंग। यहाँ पे कुछ प्रारंभिक कार्य किए जाते हैं और वो जो कार्य किए जाते हैं वो स्टेप्स होते हैं रिसोर्स प्लानिंग के। तो विद द सपोर्ट ऑफ these स्टेप्स द अवेलेबल रिसोर्स ऑफ अ कंट्री कैन बी जुडिशियसली यूटिलाइज्ड एंड पाथ ऑफ डेवलपमेंट कैन अचीव्ड। अब देखिए वो क्या क्या स्टेप है। तो रिसोर्स प्लानिंग ऑफ इंडिया, हम लोग अभी क्या देखेंगे, रिसोर्स प्लानिंग ऑफ इंडिया। तो देखिए रिसोर्स प्लानिंग ऑफ इंडिया में द स्टेप ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग देम इनटू द वेरियस फॉर्म्स। तो देखिए पहला मेरा क्या है, सर्वे ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। अगर हम देश के विभिन्न भागों का अगर सर्वे करा लें तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कि बिहार में क्या है, कितना है, झारखंड में कितना है, अरुणाचल प्रदेश में कितना है, और मध्य प्रदेश में कितना है, चंडीगढ़ में कितना है। ऐसे तो हमें ये पता चल जाएगा ना कि कहाँ पे कौन सा मिनरल्स कितना है, कहाँ पे नहीं है। ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है कि आफ्टर सर्वे प्रिपरेशन ऑफ मैप, मेजरमेंट एंड एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्स ऑन क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव बेसिस। अब देखिए जब सर्वे हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसका एक सिनॉप्सिस तैयार किया जाता है, एक मैप तैयार किया जाता है जिसमें ये मार्क किया जाता है कि इस जगह पे इतना है, इस जगह पे ये चीज़ है, इतना उसका मात्रा में अवेलेबल है। तो इसके बाद क्या किया जाता है कि फॉर प्रोवाइडिंग रियल स्ट्रक्चर टू द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्स एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशन प्लानिंग स्ट्रक्चर इज टू बी प्रिपेयर्ड। अब हम लोग को रिसोर्स प्लानिंग के डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाता है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, स्किल का यूज़ किया जाता है, फिर इंस्टीट्यूशन प्लानिंग का यूज़ किया जाता है। तो ये सब हम लोग तैयार करते हैं। फिर क्या करते हैं, टू एस्टैब्लिश्ड कोऑर्डिनेशन बिटवीन नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स एंड रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। अब हम इसमें क्या करते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन बना देते हैं नेशनल डेवलपमेंट और रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान में। ठीक है। अब हम इधर देखेंगे, आफ्टर इंडिपेंडेंस efforts have been made to achieve fixed target of resource planning in our country। जब हम लोग को आज़ादी मिली तो उसके बाद एक टारगेट फिक्स किया गया कि हम रिसोर्स प्लानिंग अपने कंट्री का करेंगे। इन दिस रिगार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड कंसंट्रेटेड एफर्ट राइट फ्रॉम द लॉन्च ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान। और इसके बाद इसके लिए जो इंडिया का गवर्नमेंट थी वो क्या किए, प्लान पर वर्क करना शुरू कर दिया कि हम कैसे इस पर वर्क करें। और ये जो प्लान था ये 5 साल का प्लान था, 5-year का प्लान था। ठीक है। द रिसोर्स आर एन इसेंशियल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी यूनिट, बट इन द एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन रिसोर्स इज नॉट पॉसिबल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिसोर्स है ना वो बहुत आवश्यक है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, स्किल्स नहीं है तो हम रिसोर्स का कोई यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कि वो रिसोर्स कोई काम का नहीं रह जाता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, स्किल हो, इंस्टीट्यूशन हो, यानी कि नॉलेज हो। अब देखिए क्या कह रहा है कि इवन टुडे देयर आर मेनी स्टेट इन आवर कंट्री विच in spite of having abundance of resource are categorized as economically backward state। अब देखिए हमारे देश में बहुत ऐसे स्टेट हैं जिनके पास बहुत सारे रिसोर्स हैं मगर उनको अभी भी पुअर स्टेट में कैटेगरी, मतलब कि पुअर स्टेट में रखा जाता है कि वो बैकवर्ड स्टेट है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी रहता तो ये रिसोर्स को हम यूज़ कर सकते थे। यूज़ करने के बाद क्या करेंगे कि यूज़ हो जाएगा तो उससे हम बैकवर्ड नहीं, हम आगे चले जाएंगे, हमारे पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, हम ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। अब देखिए तो इससे हम ये समझ गए कि रिसोर्स प्लानिंग कैसे करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। तो देखिए क्या कर बोल रहा है कि रिसोर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बट अनमाइंडफुल और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स may lead to social, economic and cultural environmental problems। यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो हमारा रिसोर्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सिविलाइजेशन में, कल्चर में। अगर हम इसका यूटिलाइजेशन
मतलब कि इसका एक लिमिट है, अगर हम उस लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे तो क्या हो सकता है, ये हमारा सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कर सकता है। सोशल में लोगों को परेशानी हो जाएगी और फिर इन्वायरमेंट को तो परेशानी होगी ही। तो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज एसेंशियल। अब ऐसे प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रिसोर्स कंजर्वेशन को आवश्यक मानते हैं। द प्लान्ड एंड माइंडफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। तो यहाँ पे क्या है कि एक प्लान होना चाहिए, एक मेरा माइंडसेट होना चाहिए कि हम रिसोर्स को ऐसे यूटिलाइज करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। तो देखिए हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉरी अंडरलाइन कर दिए लाइन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सिंस एंशिएंट टाइम्स conservation of resource has remained a topic of concern of great reformers, leaders, thinker and environmentalists। अब प्राचीन समय में क्या होता था कि रिसोर्स के कंजर्वेशन के लिए जो सोशल रिफॉर्मर्स रहते थे, लीडर्स थे, जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, वो सब क्या करते थे, वो इस टॉपिक पर बात करते थे। इन दिस रिगार्ड The view of great philosopher and thinker महात्मा गांधी is very apt। और इसमें एक ग्रेट फिलोसफर और थिंकर थे हमारे महात्मा गांधी। उन्होंने क्या कहा था कि दिस इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड। उन्होंने कहा कि जो रिसोर्स है वो बहुत है सभी के ज़रूरत के लिए, मगर अब कोई इस पे कहे कि ये सब मेरा ही हो तो इसके लिए सही नहीं है। तो नर्मदा बचाओ अभियान ऑफ मेधा पटेकर एंड चिपको आंदोलन ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग बाय संदीप पांडे आर वेरी एप्लीकेबल स्टेट इन द डायरेक्शन ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। तो देखिए यहाँ पे नर्मदा बचाओ अभियान जो मेघा पटेकर के द्वारा किया गया था, फिर है चिपको आंदोलन जो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था, और एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये संदीप पांडे के द्वारा किया गया था। तो ये जो तीनों हैं, इससे क्या हुआ कि रिसोर्स कंजर्वेशन, मतलब ये तीनों का मोटो था रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स को कैसे कंजर्व किया जाए। मेनी थिंकर्स लाइक गांधी जी आर ऑफ द व्यू दैट ग्रीडी एंड सेल्फिश टेंडेंसी of mankind and exploitative nature of modern technology have forced the rapid depletion of resources. Gandhi was strictly against production of machines and always supported production of products। जो गांधी जी थे वो पूरा अगेंस्ट में थे, पूरा विपक्ष में थे प्रोडक्शन थ्रू मशीन्स, मतलब कि जो भी कोई काम किया जाए मशीन्स के द्वारा उसके वो अगेंस्ट में थे। So that the large population may be protected from social curse like unemployment. He maintained that through this process, the development of working skill of the rebels will be enhanced and injudicious exploitation of the resource will be checked। अब इसमें बहुत महात्मा गांधी थे, उन्होंने क्या सोचा था कि जो हम मशीन से रिसोर्स बना रहे हैं, मतलब जो मशीन से मैन्युफैक्चर ये सब कर रहे हैं, वो सब के वो खिलाफ थे। और वो तो इससे क्या हुआ कि हमारे देश के लार्ज पॉपुलेशन को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ा। अब है मेनी समिट्स वाज हेल्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स एट इंटरनेशनल लेवल। अब बहुत से ऐसे कार्य किए गए इंटरनेशनल लेवल पे जिससे रिसोर्स का कंजर्वेशन हो, रिसोर्स का बचाव हो। तो एट फर्स्ट क्लब ऑफ रोम एडवोकेट रिसोर्स कंजर्वेशन इन 1968। तो सबसे पहले क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया था रिसोर्स कंजर्वेशन, जो 1968 में हुआ था। रिलेटेड टू दिस इन द बुक ऑफ ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल रिटन बाय सुमक्चर इन 1974। अब इसमें क्या हुआ था कि रिसोर्स कंजर्वेशन का बात ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक में लिखा गया था। जो इसके राइटर हैं उनका नाम है सुमक्चर,
जो 1974 ईस्वी में लिखा गया था बुक। फिर है गंधानियन फिलोसफी वॉज पब्लिश्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स द ब्लंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 एक्ट एज एन आई ओपनर फॉर द होल वर्ल्ड। अब रिसोर्स के बचाव के लिए ब्लूटलैंड कमीशन रिपोर्ट था 1987 का, वो मतलब कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रिसोर्स कंजर्वेशन में। सो इन दिस रिपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस एंड along with this empathized was laid on the conservation of resource। तो जो मेन रिपोर्ट था, जो मेन कॉन्सेप्ट था इस रिपोर्ट का, वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आफ्टर दिस रिपोर्ट अ पेपर entitled आवर कॉमन रिसोर्स वाज पब्लिश्ड, और इसके बाद एक पत्रकार छपा जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, जिसको पब्लिश किया गया। द अर्थ समिट held at Rio de Janeiro, Brazil in 1992 was also a significant of contribution in this regard। तो इसमें द अर्थ समिट हुआ था, वो राउडी जिनारो जो ब्राज़ील के थे 1992 ईस्वी में हुआ था। इससे यह एक प्रतीक है कि ये रिसोर्स कंजर्वेशन में पार्ट लिया था। फिर अगेन द सेकेंड अर्थ समिट held at New York in 1997 and third Earth Summit held at Johannesburg in 2002 are applicable world step in the direction of resource conservation। तो 1992 के बाद क्या हुआ था कि दूसरा जो हुआ था सेकेंड अर्थ समिट, वो था न्यूयॉर्क में 1997 में। फिर उसके बाद 2002 में हुआ था थर्ड अर्थ समिट, ये हुआ था जोहानबर्ग। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। रिसोर्सेस इज द सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मैनकाइंड। अब जो रिसोर्स है, इसी से ये एक जीवन का आधार है जिसे मानव अपना निजी खर्चा को चला पाता है, मतलब खर्चा को चला पाता है। The concept of sustainable development of resource is essential for maintaining the quality of life। जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत आवश्यक है। ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स आर द गिफ्ट गिवन बाय द नेचर, मैन वॉज ब्लाइंडली एक्सप्लॉइटेड इट। और उसका कॉन्सेप्ट था कि रिसोर्स है वो प्रकृति के द्वारा हमें उपहार में मिला है। सो विच हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब फिर आगे देख लेते हैं कि द ग्रीड ऑफ मैन हैज लेड ओवर द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स विच रिड्यूस्ड द लेवल ऑफ रिजर्व ऑफ द रिसोर्सेज एट अ वेरी अल्मरिक लेवल। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था उसका कॉन्सेप्ट क्या था, वो कैसे वर्क किया। तो चलिए आगे देखते हैं। द रिसोर्स वाज अनमाइंडफुली एंड ग्रीडली एक्सप्लॉइटेड बाय द एफ्लुएंट क्लासेस विच वाज डेवलप्ड अ सीरियस क्राइसिस ऑफ वर्ल्ड इकोलॉजिकल क्राइसिस लाइक ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, environmental pollution, soil erosion, land shifting, chemical rainfall, ultimately change of season etc। तो देखिए रिसोर्स का मतलब मिसयूज़ करने से क्या क्या हुआ, हमारा जो इकोलॉजी था वो अनियंत्रित हो गया। उसमें क्या होने लगा कि ग्लोबल वार्मिंग होने लगा, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर मतलब ओजोन लेयर में छिद्र होने लगा, ओजोन लेयर ख़राब होने लगा, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बढ़ गया, सॉइल इरोजन होने लगा, एसिड रेन होने लगा, और सीजन ऑटोमेटिक चेंज होने लगा। मतलब कि सीज़न को एक निश्चित टाइम पीरियड होता है चेंज होने में, वो एक निश्चित टाइम पीरियड पे नहीं बल्कि एक अनिश्चित टाइम पीरियड पे चेंज होने लगा। तो ये सब है। अब हम लोग देखते हैं कि थिंग्स टू रिमेंबर में हम लोग देखे हैं कि फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था
3 से 14 जून तक 1992 में। और ये करवाए कौन थे? तो रो डी जेनेरो। इसमें 178 रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो इसमें हिस्सा लिए थे। और इसका जो मेन इशू था, मतलब कि जो मेन प्रॉब्लम इसमें बताया गया था वो था ग्लोबल वार्मिंग, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, एजेंडा 21 एंड रायो डिक्लेरेशन। अब हम लोग देखेंगे एजेंडा 21 क्या है। In the auspices of United Nations Environment and Development (UNCED), a 800-page declaration approved by the head of countries in John D. Rihalo Summit, in which to attain the Sustainable Development 21 agendas was accepted. For the constitution of this Agenda 21, direction was given to the each nation and World Environment Fund was established to meet the expected expenditure। तो इसमें क्या होता कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा एक डिक्लेरेशन किया गया था कि इसमें जो एजेंडा 21 था, एजेंडास 21, उसको एक्सेप्ट किया जाए और जो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल फंड था उसको एस्टेब्लिश्ड किया गया। अब हम लोग देखेंगे द सेकेंड अर्थ समिट। तो जो सेकेंड अर्थ समिट था वो 23 से 27 जुलाई 1997 को हुआ, जो न्यूयॉर्क में हुआ था। फॉर द इवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट अर्थ समिट आफ्टर 5 ईयर। जो पहला अर्थ समिट हुआ था उसके बाद उसके 5 साल बाद ये फिर हुआ, और इसको कहा जाता है +5 समिट। अब फिर हम लोग देखेंगे क्योटो समिट। A summit was held at Kyoto of Japan in December 1997 to save the earth from global warming। तो ये क्यों हुआ था? ये हुआ था क्योटो, जापान के क्योटो शहर में दिसंबर 1997 में, जिसका जो मेन मोटो था वो क्या था कि ग्लोबल वार्मिंग से अर्थ को बचाना। इन विच 159 नेशंस पार्टिसिपेटेड, और इसमें 159 नेशंस मतलब 129 देश पार्टिसिपेट किए थे। इन दिस समिट अरेंजमेंट वाज रीच्ड ऑन द रिडक्शन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ गैस CO2, मीथेन, N2O, HFC, CFC, सल्फर हेक्साक्लोराइड, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। तो इस पर क्या हुआ था कि हम लोग जो यूटिलाइज करते हैं जो 6 प्रकार का गैस है, जैसे CO2, मीथेन, N2O, HFC, CFC और सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये सब गैस को हम कम यूज़ करें, क्योंकि ये जो गैस है ना ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल यही होते हैं। अब फिर आगे देखते हैं थर्ड अर्थ समिट। अब हम लोग देखेंगे थर्ड अर्थ समिट। तो ये 26 अगस्त से 4 सितंबर तक 2002 में जोसेनीबर्ग में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि एक आर्टिकल हुआ था 150, जिससे इन्वायरमेंट में मतलब कि इसमें एक अरेंजमेंट किया गया था जिसमें इन्वायरमेंट को बचाना था, मगर ये जो समिट था वो फेल हो गया किसी कारणवश। इन दिस समिट 2000 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड पार्टिसिपेटेड, और ये समिट में 2000 रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत से देश से पार्टिसिपेट किए थे। सो नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज कोयल। तो जो कोयल है वो कैसा रिसोर्स है? तो ऑप्शन है हमारा नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, फिर बायोटिक एंड अबायोटिक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है नॉन रिन्यूएबल। चलिए अब आगे देखते हैं। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी किस टाइप का रिसोर्स है? तो पहले है मैन मेड, दूसरा है रिन्यूएबल, तीसरा अबायोटिक और चौथा नॉन साइक्लेबल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा रिन्यूएबल।
अब चलिए फिर अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है कि अप टू हाउ मेनी किलोमीटर एरिया अवे फ्रॉम द कोस्ट लाइन इज स्पेशल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। फर्स्ट ऑप्शन इज 100 किलोमीटर, सेकेंड इज 200 किलोमीटर, थर्ड इज 150 किलोमीटर एंड फोर्थ इज 250 किलोमीटर। तो जो यहाँ एनएम है, ये एनएम नहीं है, किलोमीटर है। ये हम लोग समझ सकते हैं, इतना समझदार तो हैं ही। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 200 किलोमीटर्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि रॉबर्ट्स इकोलॉजी इज रिलेटेड टू। तो पहला है कलेक्शन ऑफ रिसोर्स, दूसरा है अनप्लान्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, तीसरा है प्लान्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स एंड चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसका क्या होगा? प्लान एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स। चलिए अब आगे देखते हैं। अप टू हाउ मेनी किलोमीटर्स एरिया ऑफ अ पॉलिटिकल बाउंड्री इन द ओशियन एरिया कैन बी इंक्लूडेड इन नेशनल प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन ए है 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 12.2 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 9.2 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 12.2 किलोमीटर। अब देखिए, अब आगे है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये सब आप कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कर सकते हैं। पहला है डिफाइन रिसोर्स। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो उसमें हम ये कर सकते हैं। अब फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन पोटेंशियल एंड रिजर्व रिसोर्सेज। तो जो मुख्य डिफरेंसेस है वो क्या है कि पहला है कि पोटेंशियल रिसोर्स कोई एक पार्टिकुलर जगह पे पाया जाता है और वहाँ पे उसका होने का ये क्या कहते हैं संभावना रहता है। मगर जो रिजर्व रिसोर्सेस है वो क्या है, वो एक स्टॉक रिसोर्सेस का पार्ट है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो फ्यूचर में वो हमारा एक पूंजी भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। फिर दूसरा हम ले सकते हैं कि एज एग्जाम्पल मिनरल्स ऑफ हिमालयन रीजन एंड विंड एंड सोलर एनर्जी ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। तो पोटेंशियल रिसोर्स का हम एग्जाम्पल ले लिए मिनरल्स ऑफ हिमालयन रीजन एंड विंड एंड सोलर एनर्जी ऑफ राजस्थान। अब लेते हैं रिजर्व रिसोर्स। तो रेन वाटर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह मेरा सेकेंड भी हो गया। अब थर्ड है राइट द यूटिलिटी ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। तो देखिए, रिसोर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर बट अनमाइंडफुल और आवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स may lead to social, economic and cultural and environmental problems. So for the solution of these problems, resource conservation at various level is essential. तो इस तरीके से हमारा थर्ड नंबर भी हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रिसोर्स। तो टेक्नोलॉजी का एक बहुत अहम भूमिका है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो हम ये रिसोर्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल हम रेन वाटर को कलेक्ट करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्यूचर में, मगर अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो यही है, तो उसको हम ऐसे लिख देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स हब को। धन्यवाद दोस्तों, और जय हिंद।